बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में काफ़ी सारी अहम खबरें हैं, इसलिए पेस थोड़ी तेज़ रहेगी। बात करेंगे कि अब अमेरिका ईरान के अंदर रजीम चेंज से पीछे हटते हुए नज़र आ रहा है और ईरान आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। मतलब ईरान जो है वो ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश कर रहा है। और अब सदर ट्रंप ने खुद से अमेरिकी सहाफ़ी को बताया है कि इस वक्त खलीजी ममालिक के जो सदर हैं या वहाँ के बादशाह हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो सोचते थे कि इस जंग में वो सिर्फ तमाशाई बनकर जंग देखेंगे, लेकिन ईरान ने उन पर भी हमला कर दिया है और वो सब सरप्राइज्ड हैं, परेशान हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ईरान के पास टोटल कितने मिसाइल अब रह गए हैं, कितने उन्होंने फायर कर दिए हैं और क्या लगता है इसराइल और अमेरिका को कि कितने और मिसाइल जो है वो ईरान फायर करेगा। उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जो ईरान के मिसाइलों का दिफा करने का मामला है वो अब किस हद तक पहुंच चुका है। मतलब कि कुवैत हो या कतर हो, उनके पास कितने मिसाइल बाकी हैं जिनसे वो ईरानी मिसाइलों के ख़िलाफ़ अपना दिफा कर सकेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के अंदर जो अमरीकी एम्बेसी है उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसके बाद की सूरत हाल क्या है। फिर जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ से लोग बहुत तेज़ी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, चार्टर्ड फ़्लाइट्स करवा रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सा मिसाइल था जो इस्तेमाल किया गया अली खामेनाई शहीद को शहीद करने के लिए इज़राइल की तरफ से, और कितने हज़ार किलोमीटर दूर से उस मिसाइल को दागा गया और एक फ़ाइटर जेट से दागा गया और कितनी प्रिसीजन के साथ उसने जाके हिट किया। फिर ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जो ईरान के ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम था उसको इजराइल ने हैक किया हुआ था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि कतर में और सऊदी अरब में दोनों जगहों पर मोसाद के एजेंट पकड़े गए जो वहां पर दहशतगर्दी करना चाहते थे और करके ईरान के ऊपर डालना चाहते थे। और साथ ही साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि चले थे ईरान में रजीम चेंज करने, लेकिन लग रहा है कि रजीम चेंज बहरीन में होने जा रही है, जो बिल्कुल भी अमेरिका और सऊदी अरब नहीं चाहता। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा अपने घर की खबर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे ऐसे मामलात होने जा रहे हैं जो आपकी तवज्जो चाहते हैं, आपकी तवज्जो के मतलूब हैं। पहली खबर पाकिस्तान से आपके सामने रखते हैं। गल्फ स्ट्रीम का वो जहाज़ जो 13 अरब रुपए में ख़रीदा गया उसके ऊपर टाकी शाकी मारी जा रही है, क्योंकि बाजी मरियम, उनके अब्बा जी और पूरा ख़ानदान तैयारी कर रहा है उम्रा पर जाने की। जी हाँ, उम्रा और ईद, आपको पता है ईद के लिए भी सवारियां मुल्क से बाहर जाएंगी और कहीं और मनाएंगी ईद भी। और जो गल्फ स्ट्रीम है उसके ऊपर टाकी शाकी मारी जा रही है कि रमज़ान के आखिरी दिनों में उम्रा भी करना है। गुनाह पता नहीं इतने ज़्यादा करते हैं ये लोग, या पता नहीं क्या मामला है कि बार बार इनको उम्रा के लिए जाना पड़ता है और इनको लगता है कि गरीबों के ऊपर इतना जुल्म करके, इतने सारे उम्रे करके ये पता नहीं अल्लाह मियाँ के करीब हो जाएंगे। हालांकि अल्लाह मियाँ ने तो वाज़े बताया हुआ है कि आप कितनी भी इबादत करें, अगर हुकूकुल इबाद का मामला ख़राब है, अगर इंसानों के जो हुकूक हैं आप पर उसमें आपने धांधली की हुई है, तो अल्लाह ने वो मुकदमा इंसानों के सामने ही डे ऑफ जजमेंट के रखना है, क्योंकि अल्लाह खूब इंसाफ करने वाला है। तो ये पहली खबर है, अभी से जहन में रख लीजिए कि बाजी मरियम या में उनके अंदर के ज़राए से खबर आई है कि वो उम्रा करने के लिए तशरीफ़ लेकर जाना चाहती हैं। ये पहली खबर थी। आगे चलते हैं। दूसरी खबर जो है वो समा टीवी की स्क्रीन जो है वो हैक हो गई। इससे पहले जियो की भी हैक हुई थी और ARY की भी। अच्छा, वैसे हैरानी की बात है, टेलीविज़न चैनल्स को शर्मिंदगी भी नहीं होती ये खबर देते हुए, क्योंकि हैक तो ये पिछले 3-4 साल से हुए हैं। पहले जनरल बाजवा ने हैक किया था, उसके बाद अब आसिफ मुनीर ने हैक किया हुआ है, अपनी मर्जी की खबरें चलवाते हैं। तो ये कोई नई हैकिंग तो नहीं है, हैक तो ये बहुत मुद्दत से हुए हैं। बहरहाल जो ARY और उसके बाद जो जियो टीवी था उनकी हैकिंग जो थी उसमें तो बहुत वाज़े तरीके से ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है और पाकिस्तान की आवाम को जो है उस फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना चाहिए। ये चल रहा था जियो पर और ARY के ऊपर। लेकिन समा के ऊपर बड़ी दिलचस्प तहरीर चली है। वहाँ पर यह तहरीर चली है कि अगर ईरान के अंदर भी कोई जनरल बाजवा की तरह के होते तो वहाँ पर भी नक्शा पूरे का पूरा अभी तक बदल गया होता। वहाँ पर कोई ऐसा शख्स नहीं था जनरल बाजवा की तरह का जिसकी वजह से ईरान रेजिस्ट कर रहा है, वहाँ रजीम चेंज नहीं हुई। असल में तो रजीम चेंज पे बात है, जनरल बाजवा का हवाला तो हम खुद ही दे रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि अगर चौधरी निज़ामुद्दीन हमारे वाले वहाँ होते तो ईरान में भी बड़े आराम से रजीम चेंज कर दी जाती। ईरान में रजीम चेंज इसलिए नहीं हो रही कि वहाँ पर कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है, किसी के अंदर मेरे अजीज़ हमवतनों वाले उबाल नहीं उठ रहे।
कोई शख्स फर्द वाहद खुद से उठ के ये नहीं कहता कि मैं कौम का रहबर हूँ, मैं पेशवा हूँ, मैंने ही कौम को जो है बचाना है। खुद साख्ता कोई भी अपने आप को अपॉइंट नहीं करवा लेता और फिर ये नहीं कहता कि मुझे पूरी ज़िंदगी की इस्तिस्ना है आसिम मुनीर की तरह और मैं ही सेवियर हूँ आपका। ये खुद साख्ता कोई ताकत जो है वो असल में पाकिस्तान की खिदमत करने के ड्रामे पर ताकत अपने अंदर मरकूज़ वहाँ पर किसी ने नहीं की। इसलिए ईरान के अंदर अभी तक रजीम चेंज नहीं हुई और जो रजीम चेंज होनी थी वो अब अमेरिका पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है। उसके ऊपर तफसील से आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो रॉयटर्स है उन्होंने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की है पाकिस्तान के अंदर। आपको याद है कराची के अंदर जो फायरिंग हुई थी और सिंध पुलिस ने फौरी तौर पर कहा कि फायरिंग हमने की है। हालांकि उस वक्त भी वहाँ पर जो ऐनी शाहिद थे वो ये बताते थे कि फायरिंग जो है वो अमरीकी कॉन्सुलेट के अंदर जो अमरीकी गार्ड्स थे, अमरीकी मैरीन के जो वहाँ सोल्जर्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे, उन्होंने अपने असलहे के साथ वो फायरिंग की थी उन मुजाहिरीन पर जिन्होंने आप कहिए कि एहतजाज किया था या अमरीका के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक उनके कॉन्सुलेट पर हमला किया था। तो उन्होंने फायरिंग की थी जिससे वहाँ पर इनिशियली बताया गया 8, फिर 9, फिर 12 और अब कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि शायद 20 के करीब वहाँ पर लोगों की जानें चली गई। बहरहाल अब रॉयटर्स जो है वो एक अमरीकी न्यूज़ एजेंसी जो दुनिया की मुतबर तरीन न्यूज़ एजेंसी है वो बता रही है कि यूएस मरीन्स जो हैं उन्होंने ये फायर ओपन किया था। मीन जो यूएस फ़ौज के एहलकार उस कराची के कॉन्सुलेट में तैनात हैं, ये अब एक अमरीकी न्यूज़ आउटलेट या न्यूज़ एजेंसी जो है वो ये ख़बर ब्रेक कर रही है कि उनके पास अब ये कंफर्म खबर है, जाहिर है उनके पास खबर है तो उन्होंने इसको पूरा ठोक बजा के चेक करके खबर दी है कि असल में वो जो फायर खोला था वो अमरीकी मरीन्स ने खोला था, वो पाकिस्तान की किसी अथॉरिटी या पुलिस ने नहीं खोला था और जिसकी वजह से फिर वहाँ पर जो लोगों की शहादतें हुई हैं वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन देखिए पाकिस्तान की अपनी हुकूमत, सिंध पुलिस, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट और आसिम मुनीर की पूरी रजीम जो है वो पाकिस्तानियों के साथ झूठ बोलते रहे कि वो फायर जो है वो सिंध पुलिस ने खोला था। ये एक नई हकीकत जो है वो अब रॉयटर्स जो है वो सामने रख रहा है। इसके साथ ही साथ एक और भी बहुत ही हैरान कुन और मानी खेज किस्म का डाटा आपके सामने रखते हैं जो सोशल मीडिया पर आज बहुत सारे लोगों ने शेयर किया और डाटा दुरुस्त है। ये शुरू का है, अब तो इसमें बहुत सारा इजाफा हो गया। जाहिर है ईरान के नंबर्स अब 200 से ऊपर हो गए क्योंकि ये डाटा पुराना है, ये मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ। उस वक्त तक ईरान के 146 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए थे इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में जो यूएस और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर जो आयतुल्ला अली खामेनाई, उनकी ज़ौजा, उनकी बेटी, उनका दामाद, उनकी नवासी और उसके साथ साथ स्कूल की 160 या 180 बच्चियां और बहुत सारे उनकी फ़ौजी क़यादत और दूसरे लोग जो हैं इसमें शहीद हो गए। तो उस वक्त तक नंबर अभी हतमी नहीं थे, इसलिए 146 का नंबर है। ये नंबर अब 505 के करीब है ईरान का। लेकिन दूसरे नंबर पर जो मुल्क है वो आपके लिए हैरानी की बात होगी, वो पाकिस्तान है। हालांकि पाकिस्तान ना ये जंग लड़ रहा है, ना पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने हमला किया, ना अमेरिका ने किया, ना इसराइल ने किया, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में ईरान के बाद जो सबसे ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। नंबर 36 है पाकिस्तान के अंदर और तीसरे नंबर पर इजराइल है जहां पर 12 का नंबर है अभी तक। शायद ये नंबर अब बढ़ा हो पिछले, लेकिन वो इतना नहीं बढ़ा कि 36 से ऊपर जाए। और तीसरे नंबर पर अमेरिका है जो अब नंबर शायद 6 या 8 पे चला गया है। शुरू में ये 3 पे था जिस वक्त का ये डाटा जो है ये शेयर किया गया, लेकिन वो भी अभी भी चौथे नंबर पर ही है। तीसरे पे इजराइल है और दूसरे पे पाकिस्तान है जिसका कोई लेना देना नहीं। तो पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट है, वो बिल्कुल अब इसराइली तर्ज पर चली गई है। जुल्म करने में उन्होंने जो वतीरा इसराइली फोर्सेस का है पूरी दुनिया के अंदर, वही अब पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपनाया हुआ है। ज़रा सा एहतजाज होता है, एहतजाज तो दुनिया पूरी में हुआ है, मतलब पूरे मकबूजा कश्मीर के अंदर एहतजाज हुआ है। वो कारगिल से बारामूला, श्रीनगर, कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं है मकबूजा कश्मीर का जिसके अंदर बड़े बड़े एहतजाज नहीं हुए। वहाँ एक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 36 लोगों की जान चली गई। इससे सोचिए कि यहाँ पर किस तरह की फस्तायत है, सफाकी है, और उसको जाहिर है मगरबी जितनी भी कुव्वतें हैं उनका पूरे का पूरा शेल्टर है इस तमाम सफाकियत को।
आगे चलते हैं। अमेरिका का एक बड़ा जर्नलिस्ट, बहुत सारे लोग उनके खिलाफ भी हैं, उनको बड़ा आप ये कहिए कि अर्नाब गोस्वामी की तरह समझते हैं, जैसे आप ये कहिए कि हमारा लौंडा लपाड़ा कह लें, इंडिया का अर्नाब गोस्वामी कह लें। लेकिन टकर कार्लसन का थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वो पढ़े लिखे हैं, मेहनती है और बात बहुत ही अपनी दलील के साथ करते हैं। कई उनके आइडियाज़ जो हैं वो लोगों को फनेटिक लगते हैं, कई ठीक लगते हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर कोई शख्स जो भी अपना वीलॉग करता है, ये पहले मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अपना प्रोग्राम करते थे, फिर छोड़कर इन्होंने वीलॉग शुरू किया और अब शायद जो बड़े नाम हैं उनमें सबसे बड़ा नाम यही है जिनका वीलॉग अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो टकर कार्लसन जो है वो सदर ट्रंप को भी बहुत ज़्यादा करीब से जानते हैं, उनका आपस में एक गहरा रिलेशनशिप है, लेकिन एट द सेम टाइम टकर कार्लसन उनको तनकीद भी करते रहते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। उन्होंने अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, बॉम्बशेल स्टोरी है उनकी। उन्होंने ये बताया है कि पिछली रात जो गुजरी है, ये अब पीर की रात हो रही है, बात हो रही है, पिछली रात जो गुजरी है उसमें कतर और सऊदी अरेबिया की अथॉरिटीज़ ने मोसाद के एजेंट्स अरेस्ट किए हैं। कतर और सऊदी अरब के अंदर मोसाद जो इस्राएली इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके एजेंट्स अरेस्ट किए गए इन दोनों मुल्कों में, जो वहाँ पर बॉम्बिंग करवाना चाहते थे, जो वहाँ पर बम्बों से धमाके करना चाहते थे इन दोनों मुल्कों में, ताकि वो धमाके करके ईरान पर डाल दिया जाए। इस पर टकर कार्लसन क्या कहते हैं, सुनिए। So it's probably hasn't been reported, but it's a fact that last night in Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. That doesn't make any sense. Why would the Israelis be committing bombings in two Gulf countries, which are also being attacked by Iran? Aren't they on the same side? No. Israel wants to hurt Iran and Qatar and UAE and Saudi and Bahrain and Oman and Kuwait. And they've succeeded. वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि आप सबके लिए हैरानी की बात होगी कि जो इजराइल है वो लग रहा होगा आपको कि वो तो ईरान के ऊपर हमला आवर है, और ये सारे मुल्क जिन्होंने अमेरिका को अपने अड्डे दे रखे हैं और अमेरिका इनकी ज़मीन से ईरान पर हमले कर रहा है, तो आप सबको लग रहा होगा कि इजराइल और ये तमाम मुल्क इकट्ठे हैं। वो कहते हैं नहीं, इजराइल जो है वो ईरान को भी ठोकना चाहता है, उसके साथ सऊदी अरब को भी, उसके साथ कतर को भी, कुवैत को भी, UAE को भी, किसी को नहीं छोड़ना चाहता इनमें से। वो इन सबको भड़काना चाहता है। अक्लमंदों के लिए इशारे होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इशारे हैं नहीं। आगे चलते हैं ज़रा, इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आगे आपको बताते हैं। ये तो एक बड़ी साजिश थी जो पकड़ी गई, पता नहीं ऐसी कितनी साजिशें कामयाब भी हो गई होंगी, जैसा कि जो अरामको ऑयल फैसिलिटी अरामको की जो ऑयल रिफाइनरी के ऊपर कल हमला हुआ, ईरान ने कहा कि हमने नहीं किया ये हमला, हम जहां कर रहे हैं हम आपको बताएंगे, हमने सिर्फ उन जगहों पर हमला किया है जहां पर अमेरिकी फोर्सेस के लोग हैं, वो भले किसी होटल में ठहरे हुए हैं या बेसिस के ऊपर हैं, हम उन जगहों के ऊपर हमले कर रहे हैं, या वो किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में ठहरे हुए हैं, जहां जहां उनके पास इंटेलिजेंस है कि वहां अमेरिकी फोर्सेज या पर्सनल ठहरे हुए हैं, वो कहते हैं कि हम वहां पर हमले कर रहे हैं, हमने अरामको के ऊपर हमला नहीं किया। उनकी जो ऑयल रिफाइनरी थी ये ईरान ने डिनाई कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी कार्रवाइयां अब करवा रहा है इजराइल ताकि ये तमाम मुल्क आपस में भी लड़ पड़े। लेकिन आगे एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन रही है। रिजीम चेंज करने निकले थे घर से, अब मार्को रूबियो जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने अब तकरीबन एडमिट कर लिया अपना फेलियर। वो कहते हैं कि अगर रिजीम चेंज ना भी हुई तो ये हमारा मकसद ही नहीं था रिजीम चेंज। वो कहते हैं ईरान के लोग चाहेंगे तो रिजीम चेंज कर लें, नहीं चाहते तो ना करें, हम तो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और नेवल कैपेबिलिटी जो है, जो उनकी बहरिया की कैपेबिलिटी और उनकी मिसाइलों की कैपेबिलिटी और उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको तबाह करने गए थे, जिसमें हम कामयाब हो गए। मतलब कि अमेरिका वाज़े तौर पर पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। ये अमेरिका क्यों वाज़े तौर पर पीछे हटता नजर आ रहा है, उसकी बहुत सारी वजह हैं, आगे चल के हम आपको बताते हैं कि कोई 450 मिसाइल दाग दिए हैं ईरान ने, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब कितने और मिसाइल उनके पास पीछे रह गए इस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। वो ये है कि रजीम चेंज तो अमेरिका ने करनी थी ईरान के अंदर, जिससे अब वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सदर ट्रंप ने भी ये बयान दिया, उन्होंने CNN के मेरे ख्याल जेक टेपर के साथ उन्होंने जो बात की उसमें उन्होंने उनको बताया कि जो खलीजी ममालिक के हेड ऑफ स्टेट हैं वो परेशान हैं, सरप्राइज्ड हैं, सरप्राइज का वर्ड उन्होंने यूज़ किया। उनको सदर ट्रंप कहते हैं कि खलीजी ममालिक के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनको लगता था कि हम तो तमाशाई हैं,
हम तो बैठ के देखेंगे ये सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन ईरान ने तो हम पर ही हमला कर दिया, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब ज़रा यहाँ पर आपने गौर करना है, आल्दो के वैसे जनरल बाजवा जैसी कोई ना कोई शख्सियत तो ईरान में भी होगी, जाहिर है, और ईरान के अंदर वो जो भी कोई शख्सियत होगी वो जनरल बाजवा की तरह वो भी छुरा घोंप सकते थे, रजीम चेंज करा सकते थे, लेकिन जैसा कि समा की स्क्रीन पर भी हैक होके आया। लेकिन देखें, जो भी वो शख्सियत होगी उन्होंने जनरल बाजवा की तरह रजीम चेंज करने से बेहतर, हो सकता है वो जिंदा हो अभी भी या वो जांबाक हो गए हों, शहीद हो गए हों, तो जनरल बाजवा साहब को भी ऐसे ही हो सकता है। ज़्यादा क्या होना था, उन्हें भी शहादत ही मिलनी थी ना, बात ना मानते तो या कोई और उनको चोट वोट लग जाती। अब देख लीजिए, उन्होंने लैट्रीन में गिरना पसंद किया है जनरल बाजवा ने, हुआ उनके साथ फिर वही है। अभी भी वो हॉस्पिटल की बेड पर है, लोग कह रहे हैं कि वो बोल नहीं सकते, लोग कह रहे हैं कि वो बाथरूम नहीं जा सकते, किसी को पहचान नहीं सकते, अभी तक उनके हालात बहुत ही ख़राब हैं जहाँ पर वो एडमिट हैं। तो आप गौर कीजिए कि मामला तो फिर वही हुआ। तो ये मर्द मुजाहिद जो थे, ये मैदान जंग में इनको कोई तमगा शमगा ही मिलता अगर ये बेहतर तरीके से रजीम चेंज ना करते और अपने हल्फ के ऊपर रहते। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के पास क्योंकि जनरल बाजवा थे तो यहाँ रजीम चेंज हो गई, वहाँ नहीं हुई। लेकिन एक और मुल्क है जिसमें ये रजीम चेंज करने निकले नहीं थे, लेकिन वहां रजीम चेंज होते होते या होने के करीब पहुंच गई है, वो है बहरीन। बहरीन का बड़ा ही दिलचस्प मामला है। बहरीन की आबादी है 15 से 17 लाख, उसमें से को 20% जो है ना वो बाहर से लोग जो वहां मेहनत मजदूरी करने गए हैं वो हैं, बाकी बहरीन की अपनी आबादी है। जो बहरीन की आबादी है उसमें से तकरीबन 70% के करीब, 65 से 70% शिया पॉपुलेशन है और 30% के करीब सुन्नी पॉपुलेशन है। हुकूमत जो है वो अल खलीफा फैमिली की है, जो कि सुन्नी पॉपुलेशन को या सुन्नी मसलक को रिप्रेजेंट करते हैं। बहरीन ने कभी सेंसस नहीं करवाया, मरदमशुमारी इस तरह की नहीं करवाई जिससे पता चले एग्जैक्टली कि शिया पॉपुलेशन कितनी है। लेकिन जो भी इंटरनेशनल इदारे हैं, इवन अमेरिका के बहुत सारे सर्वेज और इंटरनेशनल जो डाटा इकट्ठा करते हैं, उन सब का ख्याल है कि 70% के करीब वहाँ पर शिया पॉपुलेशन है। 1941 में बहरीन ने आखिरी बार शायद वहाँ पर सेंसस करवाया था, मरदमशुमारी करवाई थी सेक्टेरियन या सेक्ट की बिना पर पता लगाने के लिए, और उस टाइम उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 52% शिया हैं, लेकिन हकीकत में वहाँ शायद 65 या 70% शिया हैं। अब क्योंकि ईरान पर जो कुछ हुआ है और सैयद अली खामेनाई को शहीद कर दिया गया और जो कुछ ईरान के अंदर हुआ है जिससे सारे लोगों के जज्बात उनके साथ चले गए, तो अब शायद रजीम जो है वो चेंज हो जाए बहरीन के अंदर। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं, हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रहे। ये बिल्कुल ना अमेरिका का प्लान है, ना सऊदी अरब का, ना यूएई का, ना कतर का, ना कुवैत का, लेकिन ये एक बड़ा सरप्राइज़ खिलीजी ममालिक को मिलने जा रहा है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।